नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आनंद में सभी को राम राम। जैसी हमारी बात थी कि हम आरएस के लिए भी और जूनियर अकाउंटेंसी के लिए इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पढ़ाएंगे, तो हम पॉलिटी की क्लास आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पॉलिटी में आपको ध्यान में ये है कि हमारे जूनियर अकाउंटेंसी में जो स्टेट पॉलिटी है उसका वेटेज ही है। जब हम आरएस के बारे में पढ़ेंगे तो स्टेट के बाद जो यूनियन की पॉलिटी है, सेंटर पॉलिटी है, उसको हम फिर देख लेंगे, राज्य व्यवस्था देख लेंगे। तो पहले राज्य की राज्य व्यवस्था से स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग में आपको इकोनॉमिक्स वाले सेशन भी मिल जाएंगे, वो भी सेशन ले लीजिएगा। नेशनल इनकम उसमें हो चुका है, इन्फ्लेशन उसमें हो चुका है। आने वाले 15 दिनों में आपका ये दोनों टॉपिक पूरे अच्छे से क्लियर करा दिए जाएंगे। एमसीक्यूज भी फिर हम बाद में लास्ट में, अभी तो देखो थ्योरी चलेगी, थ्योरी के बाद लास्ट में जब प्रैक्टिस सेशन चलेंगे तब केवल और केवल एमसीक्यूज जिनके हम कराएंगे, तो एमसीक्यूज के माध्यम से भी आपका अभ्यास हो जाएगा। चलिए, जो भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं या आरपी तैयारी कर रही हैं, और 2013 में आरएस का पेपर, ये मेरा नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना, हम आपको आप पढ़ेंगे, राज्य की पढ़ेंगे। देखो, इतना तो आपको शायद ध्यान में होगा कि जो हमारा संविधान है उसको भागों में विभाजित कर रखा है कि ये 1 नंबर का भाग इससे रिलेटेड है, 2 नंबर का भाग इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसी तरीके से राज्य जो है भाग 6 से संबंधित है। जो छठवां भाग है जिसमें संविधान में बता रखा है, वह छठवां भाग किससे संबंधित, राज्य से संबंधित है। दूसरी बात आपको इसमें ध्यान में होनी चाहिए कि राज्य का जो भाग 6 है, कितने आर्टिकल से लेके कितने आर्टिकल तक का है। मतलब कि जो इसमें नियम कायदे बनाए थे, जो हमारे लिए दिशा निर्देश बनाए हैं, उनको इन्होंने संख्या दे दी, और उस संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। कितने अनुच्छेद से लेके कितने अनुच्छेद तक, ये सेगमेंट भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। पहला ही कई बार क्वेश्चन बन जाएगा। सपोज करो एग्जामिनर ने आपको 4 ऑप्शन दे दिए और उन्होंने आर्टिकल दे दिया 338, और ऑप्शन पूछा था कि राज्य से संबंधित किसी आपसे अनुच्छेद के बारे में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको मालूम है कि 238 तो राज्य वाले भाग में आता ही नहीं है यार, तो आप खट देने से कर दोगे कि भैया 238 तो कैंसिल कर दो, या 238 जो है वो राज्य वालों से संबंधित नहीं है। समझ गए? तो ध्यान रखना, पहली ही बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका आर्टिकल कितने से कितने तक का हमें पढ़ना है। राजस्थान में जो पॉलिटी का पेपर आता है वो बहुत अच्छा आता है, अच्छे लेवल का आता है। पॉलिटी का पेपर सेटर है, वो कॉन्सेप्ट्स पे जाता है। इवन अब तो यहाँ तक जाने लग गया, लेकिन मैं तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाता था कि जैसे कि आर्टिकल 75 है तो 75(1), 75(2), 75(3), 75(4), सब क्लॉज 1, 2, 3, 4, इनको भी मैं तो पढ़ाता था। जो मेरी पॉलिटी की अपने संविधान की बुक है उसमें से मैं टैली कर करके इसमें पढ़ाया करता था। फिर जो बालक कहते थे कि नहीं साहब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन एग्जाम हॉल में वही सारे फिर बाद में रोते हुए मिले मुझे कि गुरुजी आपने सही बताया था, वो कर लेते तो वहां से प्रश्न आ जाता। अब देखो, सतही तौर पर तैयारी से पार नहीं पड़ती, लेकिन हम तो स्टार्टिंग से वही कराते आ रहे हैं, हमने उसमें कोई हमारी पद्धति में चेंज किया नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। राज्य देखेंगे। राज्य में ये संविधान के भाग 6 से संबंधित है, और आर्टिकल का सेगमेंट है 152 से लेके 237। अनुच्छेद 5 और 2 7। 152 भी याद कर लोगे तो आगे का याद हो जाएगा 237। 152 से लेके 237 क्लियर है। संविधान का भाग 6 स्टेट से रिलेटेड है। भाग 6 का विस्तार अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में मिलता है। अब ये जो आर्टिकल, इनका विभाजन कैसे, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर एक बार ये विभाजन आप समझ लोगे ना तो जीवन आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। किसके लिए? राज्य के लिए। राज्य के जब हम बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? इसमें अब क्या है दोस्तों, जो उसका बाइफिकेशन है, बाइफिकेशन समझो संविधान का भाग है, भाग को अध्याय या चैप्टर में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। क्लियर? भाग को अध्याय या चैप्टर में डिवाइड कर रखा है, और उस प्रत्येक अध्याय को क्या दे रखे हैं, एक ना एक क्या दे रखा है भैया, अनुच्छेद दे रखा है। स्पष्ट है? मेरे साथ समझना, भाग 6 है। अब एक एक अध्याय को लेके मैं आपके साथ चलूंगा, इसको ध्यान करना। अध्याय 1, सामान्यतः जब भी कोई नया
संविधान में या किसी भी कानून में आप नया विषय लेके आते हैं तो उसमें उस विषय के बारे में परिभाषा दे रखी होती है कि भैया ये विषय है, इसका परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ध्यान रखना, जो अध्याय पहला है वो किससे रिलेटेड है? परिभाषा से रिलेटेड है, डेफिनेशन से रिलेटेड है। क्या अनुच्छेद है? 152 अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है? 152। अध्याय 2, अध्याय 2 में आपको भैया जो भी आपकी कार्यपालिका है उसके बारे में मालूम पड़ेगा। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राज्यपाल भी सम्मिलित होता है, आपको इससे भी ध्यान आ जाएगा। तो अध्याय 2 किससे रिलेटेड है? कार्यपालिका से रिलेटेड है। कार्यपालिका के जो पार्ट है उनको देख लें। राज्यपाल सबसे पहला कौन सा है मित्र? राज्यपाल। अच्छा, कार्यपालिका का अगर मैं अनुच्छेदों की बात करूं तो 153, तो ये ध्यान कर लेना। कितना? 153। 153 से 167 ये कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद हैं राज्य के। स्पष्ट है? चलो राज्यपाल की बात कर लें। राज्यपाल के अनुच्छेदों का कौन कौन सा सेक्शन रहेगा भैया? 153 से लेके 161 रहेगा, 161 तक के। हम जो राज्यपाल के अनुच्छेद देखेंगे वो 153 से लेके 161 तक देखेंगे। उसके बाद आता है राज्य की कार्यपालिका विस्तार। जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी का जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, उसके बारे में आपको मिलेगा इसमें। आर्टिकल क्या हो जाएगा? 162। अच्छा, इसके बाद कौन आ जाएंगे साहब? इसके बाद मित्र आ जाएगा मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। अगर एग्जाम में आपके प्रश्न आता है कि कार्यपालिका में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है या निम्न में से सम्मिलित है, तो ध्यान रखना मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता भी कार्यपालिका के अंग के रूप में माने जाते हैं। स्पष्ट है? अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आर्टिकल क्या हो जाएगा? 163 से लेके 164। महाधिवक्ता का क्या हो जाएगा साहब? 165। 165। अब वो देखो, सरकार का कार्य संचालन, उससे संबंधित भी बातें इसी अध्याय में दे रखी हैं। उधर से चले जाओ, यहां पर क्या आ जाएगा? कार्य संचालन। कार्य संचालन 165 के बाद दो बज गए, 66 और 67, मतलब 166 और 167। देखो एग्जामिनर क्या करता है, जब भी क्वेश्चन पेपर बनाता है ना मित्रों, किताब खोलता है तो सबसे पहले जो आप देखना, जो पहला पैराग्राफ होगा ना, उस टॉपिक के पहले पैराग्राफ में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये जो स्टार्टिंग के मैंने आपको कुछ बातें बताई ना, इनको तो विशेष ध्यान रखना। ये जो मैंने आपको परिभाषा 152, उसके बाद कार्यपालिका, कार्यपालिका 153 से लेके 167 की मैंने आपसे बात करी है, और राज्यपाल 153 से 161, राज्य की कार्यपालिका का विस्तार 162, मंत्रिपरिषद 163 और 64, महाधिवक्ता 165, और अपने हो गया सरकार का कार्य संचालन 66 और 67, मतलब 166 और 167। ये आप ध्यान रखिएगा, हम अभी इनको देखेंगे, इनके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद जो अगला अध्याय है, देखो चैप्टर 1, अध्याय पहला तो क्या था? परिभाषा। अध्याय 2 क्या था? कार्यपालिका। अध्याय 3 क्या है? विधानमंडल। क्या है मित्र? विधानमंडल। तो विधानमंडल के हम अनुच्छेद देखेंगे 168 से लेके 212। कितना देखेंगे? 212 तक देखेंगे। उसके बाद मित्र हम क्या देखेंगे? ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। इसमें चौथा जो चैप्टर आता है वो कौन सा आता है? अध्यादेश का आता है। वह कौन सा है? 213 है। उसके बाद अपन हाई कोर्ट का देखेंगे, हाई कोर्ट का देखेंगे 214 से लेके मित्र 232 तक का, और लास्ट होगा आपका अधीनस्थ न्यायालय 233 से लेके 237 तक का। अब देखो एग्जामिनर क्या है, जो मुझे उम्मीद लगती है वो आपसे चैप्टर के बारे में भी पूछ सकता है। हम क्या करते हैं, हम ये अनुच्छेद याद कर लेते हैं, लेकिन चैप्टर को भैया ध्यान देना भूल जाते हैं। और वो पूछ सकता है भाग 6 का
चैप्टर तीसरा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? विधानमंडल से। भाग 6 का अध्याय या चैप्टर 1 किससे संबंधित है? डेफिनेशन से संबंधित है। भाग 6 का चैप्टर 2 किससे संबंधित है? भाग 6 का चैप्टर 2 कार्यपालिका से संबंधित है। भाग 6 का चैप्टर 4 किससे संबंधित है? अध्यादेश से संबंधित है। भाग 6 का चैप्टर 5 किससे संबंधित है? हाई कोर्ट से संबंधित है। भाग 6 का 6 नंबर छठा चैप्टर किससे संबंधित है? अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है। तो अब एक बात ध्यान कर लो, भाग 6 में कितने अध्याय हैं? कितना आसान हो गया आपके लिए, 6 ही भाग है और 6 ही मेरे मित्र अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 6 ही अध्याय हैं। तो मेरे दोस्तों आपको याद करने में बड़ा सरलता रहेगी, आपको बड़ी सरलता रहेगी। मैं सीधे मूल बिंदु पे आ रहा हूँ। जब आरएस मेंस का या अन्य पढ़ाता हूँ तो कुछ स्टेटमेंट में मैं डेफिनेटली डिस्कस करता हूँ राज्यपालों के लिए क्या क्या डेफिनेशन किन किन महान विभूतियों ने कहे हैं, उनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। सबसे फेमस एक सबसे फेमस एक रिसाइटर है सरोजनी नायडू का, जिसको आप मीन्स में भी इस्तेमाल करते हैं कि राज्यपाल क्या है? उस पक्षी की भांति है जो सोने के पिंजरे में बंद है। एक मैं हमेशा बोलता हूँ, पट्टा भी सीतारमैया का स्टेटमेंट बताता हूँ कि जब भोजन करते हैं तो जैसे आप पट्टा लगाते हो ना, ऐसे पट्टा भी सीतारमैया ने क्या कहा था कि राज्यपाल का कार्य कैसा है? मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय भोजन इत्यादि दावत इत्यादि के बारे में पूछना। ये बेसिकली किसका स्टेटमेंट था? पट्टा भी सीतारमैया का था। स्पष्ट है। अब राजस्थान में राज्यपाल का जो पद है उसके बारे में कुछ चर्चा कर ले। राजस्थान में राज्यपाल के पद के बारे में देखते हैं हम, है ना। कुछ मोटी मोटी बातें उनको विशेष रूप से ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखो, जब इंटीग्रेशन हुआ था ना, तो राजस्थान में राज प्रमुख का पद सृजित किया गया था। क्या बोला मैंने? राज प्रमुख का पद आपका सृजित किया गया था। राज्य का पहला व एकमात्र राज प्रमुख कौन था? भूतपूर्व महाराजा सवाई मानसिंह थे। कौन थे? सवाई मानसिंह थे। स्पष्ट है। फिर जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना उसके पश्चात 1 नवंबर 1956 तक इनने काम किया। जब राज्य का पुनर्गठन आयोग बना और राज्य पुनर्गठन आयोग की हमने सिफारिशें इंप्लीमेंट करी, तो 56 में हमने क्या किया? इस राज्य प्रमुख के पद को चेंज करके क्या कर दिया था? और उसके बाद राज्यपाल का पद सृजित हुआ था, ध्यान रखना। और इसीलिए हम प्रथम राज्यपाल किसको बोलते हैं? सरदार गुरमुख निहाल सिंह को बोलते हैं। स्पष्ट है? कोई समस्या? राज प्रमुख का पद सृजित किया था। पहले वह एकमात्र कौन थे? सवाई मानसिंह, जयपुर के भूतपूर्व महाराजा। 1 नवंबर 1956 तक रहे थे। अच्छा, बने कब थे? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 में बन गए थे। ठीक है। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, अपने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन राज्य के पुनर्गठन के बाद क्या रहा था? 1 नवंबर 1956 के बाद राज्यपाल का पद सृजित हुआ था।
कौन बने थे मित्र? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के बारे में आपने देख लिया, राजस्थान का राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ था, क्या था, इसकी एक छोटी सी हमने हिस्ट्री देखी। बाकी सारे फैक्ट्स हम लास्ट में लेके चलेंगे ना, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हम जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे समझ लेंगे। फिर जो अपना एक लास्ट का सेशन रहेगा, उस लास्ट के सेशन में राज्यपाल कब कौन मरा, कौन कब था, कितनी बार रहा, महिला कितनी थी, पुरुष कितनी थी, पहला दूसरा, ये जितने भी इंपॉर्टेंट राज्यपाल के बारे में पॉइंट्स है वो मैं सारे आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राज्यपाल की जो वेबसाइट है उसमें से आजकल एग्जामिनर सीधे क्वेश्चन पुटअप करता है, तो उस वेबसाइट से भी अपन एनालिसिस करके जो बेस्ट उसमें से सोर्स निकलेगा वह भी आपके साथ में डिस्कस कर लूंगा। राज्यपाल की बात करें, अच्छा अनुच्छेद कितने से कितने बताए थे मैंने? 153 से 161 बताया था, अपन 162 तक के देखेंगे। कितने तक के देखेंगे मित्र? 162 तक के देखेंगे। क्लियर है? 162 तक के देखेंगे। ठीक है, मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भी मैंने इसमें शामिल किया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। ठीक कर लेना, बढ़िया बढ़िया ना, लाइन के ऊपर रखना है। ठीक ठीक, चलो 153 कौन सा आर्टिकल देखेंगे? आर्टिकल 153 देखेंगे, पहला ही आर्टिकल है। अच्छा, इससे पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा मेरा जो स्टार्टिंग से जब हम भैया हम यूपीएससी के एग्जाम देते थे, अपन आरएस के देते हैं, तो इसका मैंने एक बना रखा है सिनोनिम, जिसको मैं बोलता हूँ गीतक कोडपी। आप भी चाहें तो ऐसा ही कुछ बना सकते हैं। जो मैंने बनाया वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, मैं सबके साथ वैसे ये शेयर करता ही हूँ। क्या बनाया मैंने? गीतक कोडपी। अब मेरी बात सुन, जी से तो क्या हो गया मेरे मित्र? गवर्नर हो गया। क्लियर है? ई से क्या हो गया? कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, स्टेट एग्जीक्यूटिव। ई से क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव पावर। ए से क्या हो गया मित्र? अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। टी से क्या हो गया मेरे मित्र? टर्म। क्यू से क्या हो गया मित्र? क्वालिफिकेशन। किसके लिए? फॉर क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर के लिए हो गया। क्लियर है? 153, 54, 55, 56, 56 में पदावधि आ गया। ठीक है ना? उसके बाद क्या हो गया? अब क्वालिफिकेशन आपको बतानी पड़ेगी जो एज ए अपॉइंटमेंट आप गवर्नर कर रहे हैं उसकी। तो क्यू से क्या हो गया मेरे मित्र? क्वालिफिकेशन हो गया, जिसको अपन कहते हैं योग्यताएं कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? योग्यताएं कहते हैं। सीओ से क्या हो गया? कंडीशन हो गया मेरे मित्र। क्या हो गया मेरे मित्र? कंडीशन हो गया। कंडीशन किसकी? कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस। किसकी? कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस। ये किससे हो गया? सीओ से हो गया, कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस। डी से क्या हो गया मेरे मित्र? डी से मेरे मित्र हो गया डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब डिसक्वालिफिकेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ गवर्नर। ठीक है ना? जो अयोग्यता वाली फंक्शंस की, उसके बारे में डी में बात हो जाता है। पी से पावर और ई से हो गया एक्सटेंट ऑफ फंक्शंस। ये डिसक्वालिफिकेशन हो गया। ये बेसिकली अपन ने याद कर रखे थे। अब मैंने ये देख लिया था कि पहला जो मेरा जी है वो आर्टिकल 153 है, तो 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 161 तक के जितने भी गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल है वो मुझे फिर सारे याद थे, और जब वो पूछेगा तो अपन बता देंगे फिर खटाखट खटाखट खटाखट। चले आगे, चलिए एक एक करके आर्टिकल लेके चलेंगे। आपका मेंस हो, आपका प्री हो आरएस का, इवन आपका यूपीएससी हो, उसमें भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा जितना अपन राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ये सफिशिएंट रहेगा। और जूनियर अकाउंटेंसी के लिए तो सफिशिएंट रहेगा ही रहेगा, आप निश्चिंत रहना। आर्टिकल 153 में ध्यान रखना क्या कहता है? पद के बारे में कहता है, गवर्नर के पद के बारे में कहता है।
और इसमें बताया भी है कि राज प्रमुख शब्द 7वां संविधान 1956 से समाप्त कर दिया गया, ये आपको ध्यान में है। और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये बताया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये मूल संविधान में था, ये मूल संविधान में 153 में क्या लिखा था, पद के बारे में। मूल संविधान में क्या लिखा था, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन इसमें चेंज कर दिया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, और क्या कहा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये मूल संविधान में बात नहीं थी। आप अपने शब्दों में इंपॉर्टेंट बातों को एक बार लिखते रहना, क्लियर है। और मैं कोशिश करूंगा कि इससे आने वाले अगले क्लासेस में इसकी इन शॉर्ट नोट्स से एक स्लाइड बना लूं, जिससे अपना समय भी कम लगेगा। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये क्या बोलता है, प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक गवर्नर होगा। ये मूल संविधान में लिखा हुआ था। किसमें, मूल संविधान में लिखा हुआ था। इसके बाद आपका जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 में, उसमें क्या चेंज हो गया मेरे मित्र, उसमें चेंज हो गया एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक राज्यों में भी क्या हो सकता है, एक, मतलब यही समझ लीजिए, एक व्यक्ति को 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य, ध्यान रखना इसको ऐसे कर लो, हाँ ये ज्यादा सही लाइन है। दो राज्य या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। समझ में आ गई बात। मूल संविधान में केवल क्या लिखा था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें चेंज कर दिया गया कि भैया 2 या 2 से अधिक राज्य। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है क्या 3 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है, भाई 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कह दिया है। क्लियर है। फैक्ट ध्यान रख लो भैया। फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी, सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश। कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की थी। चलें आगे। अच्छा 153 में 2 बातें और ध्यान रखना। अपने यूपीएससी में एक बार एक प्रश्न आया था राज्यपाल के विशेष अधिकार के बारे में। देखो राज्यपाल का विशेष अधिकार है, आपको राज्यपाल बना दिया तो यदि आपके भत्ते, आपकी पद की अवधि और परिलब्धियों में कोई कमी की जाती है तो आप कह सकते हो भैया ये मेरा विशेष अधिकार है, स्पेशल राइट से, इसको आप कम नहीं कर सकते। तो राज्यपाल के विशेष अधिकार जो हैं ये कम नहीं की जा सकती। पहली विशेष अधिकार कौन सी जिसको आप कम नहीं कर सकते, उनके भत्ते, उनकी परिलब्धि और पदावधि के दौरान आप इनको कम नहीं कर सकते। क्लियर है, मतलब जो उनका टर्म है उसके उस समय में आप ये कम नहीं कर सकते। दूसरी बात, दांडिक कार्रवाई नहीं हो सकती इन पे। क्या, दांडिक कार्रवाई नहीं हो सकती। आई थिंक उसमें यूपीएससी में यही प्रश्न आया था, अभी 2-3 साल पहले आया था। उसमें राज्यपाल के विशेष अधिकारों के बारे में पूछा था और उसमें शायद ये 2 पॉइंट दिए गए थे कि दांडिक कार्रवाई और परिलब्धि भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते, ये बात उन्होंने कही थी, ये ध्यान रखना। क्लियर। तो ये मेरे मित्र कौन सा आर्टिकल हो गया, 153। अब हम चलेंगे 154 में। 154 में ये क्या बोलता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अच्छा एक बताओ, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अब गवर्नर के पास कोई ऐसी मशीनरी होती है क्या, कैसे वो यूज में लेता है इसको। ये आर्टिकल कहता है या तो स्वयं या अधीनस्थों के द्वारा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का
प्रयोग करेगा। तो ध्यान रखना, स्वयं प्लस अधीनस्थों के द्वारा। स्वयं प्लस अधीनस्थों के द्वारा। 1 मिनट में 3 स्टूडेंट बैठे हुए थे, तो वो साथ साथ कर रहे थे। वो क्या, वो पेपर कॉपी चेक कर रहे थे बगल में। मतलब क्या, आंसर राइटिंग कर रहे थे। तो वो बोले कि साहब जाएं क्या? हमने कहा जाओ साहब, ठीक है ना। स्वयं या अधीनस्थों के द्वारा, स्वयं या अधीनस्थों के द्वारा, ये ध्यान रखना। अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे होगा? स्वयं या अधीनस्थों के द्वारा। 155, और 155 क्या है? 155 है नियुक्ति। अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो आपको पता ही है। एग्जामिनर ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। लेकिन होती कैसी है? राष्ट्रपति एक, ये इंपॉर्टेंट है, मुहर लगा आज्ञा पत्र जारी करता है। मुहर लगा आज्ञा पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। स्पष्ट है? अच्छा, अब ये नियुक्ति में एक बात और ध्यान रखना, 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी। उसने कहा था कि राज्य में जो राज्यपाल का कार्यालय है वह राज्य के अधीन है या केंद्र के अधीन है। जो राज्य में राज्यपाल का कार्यालय है वो राज्य के अधीन है या केंद्र के अधीन है। तो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि साहब राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ध्यान रखना, स्पष्ट है? अच्छा, हमने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया है राज्यपाल को नियुक्त करने का? हमने कैनेडियन मॉडल अडॉप्ट किया है। कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया है? कनाडा का। कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया है मित्र? हमने कनाडा का मॉडल, जहां राज्यपाल को सीधे केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है और संविधान सभा उसको, उसी कनाडा मॉडल को ही हमारे संविधान सभा ने स्वीकृत किया या अडॉप्ट किया है। क्लियर? अच्छा, लेकिन नियुक्ति के लिए तो ये बात तो थी। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जैसे संविधान में कुछ परंपराएं भी शामिल कर ली जाती हैं, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में कई परंपराएं हैं जो नियुक्ति के संबंध में हम एज ए परंपराओं के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, चाहे उनका संविधान में उल्लेख हो या नहीं हो। ऐसी 2 परंपराएं आप सबको ध्यान में है। क्या है? पहली कि परंपराओं की यदि बात करूं, कन्वेंशंस की यदि मैं बात करूं इसके अपॉइंटमेंट में, तो हम ध्यान रखते हैं पहला कि वो बाहरी होना चाहिए। पहला क्या? वो उस राज्य का नागरिक नहीं, बाहर का होना चाहिए। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति हो तो राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है वो एक बार राज्य के मुख्यमंत्री से क्या करे? परामर्श करना चाहिए। 2 है, ये दोनों काम में लिए जाते हैं, है ना। स्टेट सीएम से मेरे मित्र परामर्श लिया जाता है। ये 2 कन्वेंशन काम में लिया जाता है। अच्छा, आपने सरकारिया कमीशन के बारे में सुना होगा। सरकारिया कमीशन के बारे में भी अपने मेंस में प्रश्न आया हुआ है। सरकारिया उसने क्या बोला है कि भैया इसको संविधान प्रावधान बनाओ। क्या? ये जो कन्वेंशन है इसको क्या बनाओ? कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना चाहिए। ये किसने कहा था? सरकारिया कमीशन ने कहा। आगे बढ़े, नियुक्ति देख ली। अब देख लो सब पदावधि। क्या? पद की अवधि। 156 कौन सा आर्टिकल देखें? 156 किससे रिलेटेड है? पदावधि से रिलेटेड है। क्लियर है? सपोज करो साहब हमको गवर्नर बना दिया, ठीक है, तो कब तक रहूंगा मैं? फिक्स है क्या? 5 साल, 4 साल, कुछ फिक्स है क्या? नहीं, इसमें एक शब्द आता है प्रसाद पर्यंत। और किसके प्रसाद पर्यंत?
राष्ट्रपति के, मतलब अब प्रसाद पर्यंत का मतलब इसीलिए कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक। क्या इसका संविधान में कोई उल्लेख है? नहीं। कोई इसकी निश्चित प्रक्रिया संविधान में उल्लेखित है? नहीं। ठीक है भाई, इतना सही मेंशन है क्या? प्रसाद पर्यंत। और ये प्रसाद पर्यंत किसने बताया है? प्रेसिडेंट साहब के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। अच्छा, अब मुझे लग रहा है साहब मुझे ये नौकरी, मतलब ये एज ए राज्यपाल के रूप में मुझे नहीं रहना, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को जाना है, खेती करनी है, मुझे सोलेस लेना है, शांति प्राप्त करनी है। तो क्या होगा? मैं मेरा त्याग पत्र किसको दे के जाऊंगा? मुख्यमंत्री को या प्रेसिडेंट को? मैं मेरा त्याग पत्र प्रेसिडेंट को दे के जाऊंगा। क्लियर है मेरे मित्रों? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कार्य ग्रहण कर लिया तो कितने वर्ष तक रहूंगा? अच्छा, वैसे ही क्या होता है कि कार्य ग्रहण करने से 5 वर्ष तक माना जाता है। कार्य ग्रहण करने से 5 वर्ष तक क्या रहूंगा? मैं राज्यपाल रहूंगा। अगली बात, लेकिन क्या मेरी अवधि बढ़ाई जा सकती है? क्या मेरी अवधि बढ़ाई जा सकती है? क्या 5 साल पूरे हो गए, क्या मेरी अवधि बढ़ाई जा सकती है क्या? बिल्कुल जा सकती है। बिल्कुल बढ़ाई सकती है, जब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। जब तक कोई उत्तराधिकारी ना आ जाए तब तक भी बढ़ाई जा सकती है। क्लियर है? अच्छा, अब बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे बताओ। जैसे राज्य, अपन राजस्थान के राज्यपाल है, मैं ही हूँ सपोज तो, 3 साल मैं यहाँ पर रह लिया, 2 साल मित्र मेरा कार्यकाल बचा हुआ है। क्या 2 साल मेरा कार्यकाल बचा हुआ है, तो क्या बचे हुए कार्यकाल के लिए मुझे किसी और स्टेट में ट्रांसफर कर देंगे क्या? सपोज करो मुझे गुजरात ट्रांसफर कर दिया, तो गुजरात जाके मैं तो बोलूंगा साहब मैं तो नए राज्य में आया हूं, तो मुझे पूरे 5 साल के लिए रखो। ऐसा है क्या? नहीं। जो आपका बचा हुआ कार्यकाल है उसी के लिए आपको वहां पर रहने के लिए बोला जाएगा। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि साहब कार्यकाल बढ़िया था विकास जी का राजस्थान में, तो बोला कि साहब आपको ही हम रिपीट कर देते हैं, तो क्या मुझे रिपीट कर सकते हैं? क्या दोबारा राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं? क्या मुझे दोबारा राज्यपाल भी नियुक्त कर सकते हैं? स्पष्ट है मेरे दोस्तों? चलो, ये हमने बात कर ली साहब पदावधि की, 156 की। 157 देख लें। आप आरएस की परीक्षा दे रहे हो या जूनियर अकाउंटेंसी की परीक्षा दे रहे हो, तो उसमें आपकी योग्यताओं के बारे में पूछा जाता है, क्या योग्यताएं हैं। जैसे बोला कि साहब आरएस की परीक्षा दे रहे हो तो ग्रेजुएट तो होना ही होना चाहिए। ऐसी राज्यपाल के लिए भी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिक्स कर रखी है क्या? नहीं कर रखी। संविधान में केवल 2 योग्यताएं बता रखी है मेरे मित्र। क्या बता रखी है? कि साहब एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। केवल 2 योग्यताएं, इसके अलावा और कोई योग्यता नहीं है संविधान में। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से संविधान में उल्लिखित योग्यताएं हैं राज्यपाल की, केवल ये 2 ही है। कौन कौन सी? भारत का नागरिक और 35 वर्ष। 34 वर्ष के हैं तो क्या आप राज्यपाल बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। इतनी ही बातें लिखी हुई। 158 क्या कहता है? पद की शर्तों के बारे में बोलता है कि साहब आप इस पद पे तो आ रहे हो, लेकिन हमारी भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आप एमएलए एमपी नहीं होने चाहिए, आपको यहाँ तो त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसके बाद आप आ सकते हैं। कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये लाभ का पद जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसका निर्धारण कौन करता है? ये ध्यान रख लेना। केंद्र पर तो संसद करती है और राज्य पर विधान मंडल करता है। स्पष्ट है? और एक शर्त इनने कह रखी है कि साहब आपको जो हम वेतन देंगे वो संविधान की 2nd शेड्यूल के अकॉर्डिंग देंगे।
संविधान की सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग देंगे। क्लियर है? ये आप ध्यान रखना। ये 3 पद की शर्तें हैं। पहला, एमएलए या एमपी नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का निर्धारण कैसे होगा? केंद्र के स्तर पर तो संसद करेगी, राज्य के स्तर पर विधानमंडल करेगी। तीसरी बात, वेतन आपको दूसरी अनुसूची में जो वर्णित है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ये आप ध्यान रखना। सुनो, ये पद की शर्तों में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शेड्यूल पूछ लिया जाता है। कि राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वो कौन से शेड्यूल में मेंशन है? वो मेरे मित्र सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, दूसरी अनुसूची में मेंशन है। ये ध्यान रखना। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दो। क्या मुझे एक बात बताओ कि मुझे हटा दिया साहब राज्यपाल से, क्या मैं कोर्ट जा सकता हूँ क्या? मतलब राज्यपाल के हटाए जाने के विरुद्ध या मुझे ऐसे कोई हटा दिया तो क्या मैं कोर्ट जा सकता हूँ क्या? ध्यान रखना, जा सकता हूँ। एक वाद हुआ था बीपी सिंघल वर्सेस भारत संघ, अभी हुआ था, पुराना नहीं है, ठीक है ना। बीपी सिंघल वर्सेस भारत संघ 8-10 साल पुराना है। उनमें ये वर्डिक्ट दिया था कि साहब राज्यपाल जा सकता है, कोर्ट जा सकता है। क्लियर है? अच्छा, एक और सुन लो, हमारे आरएस मेंस में पुंछी आयोग की रिकमेंडेशन पूछी गई थी। तो गवर्नर के लिए ध्यान रखना, मदन मोहन पुंछी जो है उसने सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में जो रिकमेंडेशन करी थी उसमें कहा था कि गवर्नर की नियुक्ति जैसे कॉलेजियम के माध्यम से होनी चाहिए कि भैया 4-5 समझदार लोग बैठेंगे वो तय करेंगे। क्या? कॉलेजियम की रूप में नियुक्ति करनी चाहिए। और एक पुंछी जी ने बड़ी जबरदस्त रिकमेंडेशन करी थी कि जैसे आप राष्ट्रपति को हटाते हो तो इम्पीचमेंट लेके आते हो, महाभियोग लेके आते हो, ऐसे ही मेरे मित्र राज्यपाल को हटाने के लिए भी पुंछी साहब कहते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है कि जैसे साहब मेरे को राजस्थान का भी प्रभार दे दिया और गुजरात का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया, ठीक है, दोनों राज्य को मैं एज ए राज्यपाल में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। मैं जब राजस्थान का राज्यपाल था तो मुझे तनख्वाह मिलती थी 5 लाख तनख्वाह मिलती है प्रति माह, तो उसका भत्ते वगैरह शायद अलग है। अब जो मुझे वेतन मिल रहा है तो मैं तो कहूँगा साहब अब तो काम दुगना हो गया, और मुझे राजस्थान का भी देखना पड़ रहा है, गुजरात का भी देखना पड़ रहा है, तो तनख्वाह मेरी बढ़ा दो, दुगनी कर दो। क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता। देखो एक बात और ध्यान रखो, अब इसमें समस्या क्या आती है कि राजस्थान राज्य का जो कोष है उसमें से पैसा मिलेगा, तनख्वाह आएगी, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से पैसा आता है और उनको तनख्वाह दे दी जाती है। अब नहीं तो राजस्थान और गुजरात वाले लड़ेंगे साहब कि 5 लाख रुपए कौन देगा, किस हिसाब से देगा। तो देखो क्या है कि ऐसे समय में 2 राज्यों से जब अधिक राज्य मतलब एक से अधिक राज्यों का आपके पास कोई दायित्व होता है तो आपस में 2 राज्य जो हैं उनके अनुपात के आधार पर राष्ट्रपति महोदय तय करते हैं। राष्ट्रपति तय करते हैं, राजस्थान से कह देगा साहब 3 लाख आप दोगे, गुजरात साहब 2 लाख आप दोगे, हो गए 5 लाख। कौन तय करेगा? 2 या 2 से अधिक राज्यों का आपके पास प्रभार हो तो जो वेतन का अनुपात है वेतन का अनुपात राष्ट्रपति महोदय तय करेंगे, किस अनुपात में आपको वेतन मिलेगा। झगड़ा खत्म, आगे बढ़े। 158 पद की शर्तें, 159। अब शपथ दिलवा दें। 159 शपथ के बारे में बात कर लो। ओथ, ओथ कौन देता है साहब? अब राज्यपाल तय कर दिया, विकास जी राज्यपाल बनेंगे। हमारे यहाँ से जैसे गुलाब चंद कटारिया जी राज्यपाल तय कर दिया असम के, तो भैया ओथ कौन दिलवाएगा? ओथ कौन दिलवाएगा? बड़ी अच्छी बात है, ओथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। मुख्य न्यायाधीश का आजमा खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, या वहां पर पद पर अभी उपस्थित नहीं, मतलब वहां पर सीट वैकेंट है, तो कौन लेगा?
बिल्कुल सही, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके द्वारा होगा। क्लियर है, सिंपल बात। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस या वरिष्ठतम, जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके माध्यम से आपको शपथ दिला दी जाएगी। क्लियर है। अगली बात, अब देखो एग्जामिनर आपसे पक्का पूछेगा कि आपको क्या शपथ दिलवाई जाएगी। शपथ के बारे में पूछता है आजकल मेरे मित्र, ध्यान रखना। और बेसिकली आपके पद पे जो आप कर्तव्य निभाएंगे, जो कर्तव्य निर्वहन करेंगे, उसी की शपथ दिलाएगा। अब मैंने पता नहीं एक बार एक क्वेश्चन पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस का, शायद लेक्चरर के में आया था, किस में आया था, कि जो शपथ दिलाई जाती है उसमें दो बातें दे रखी थी कि संविधान की रक्षा या संविधान की सेवा, ऐसे करके दो थे कि इनकी शपथ दिलाई जाती है, किसकी दिलाई जाती है, ऐसे करके प्रश्न था। तो ध्यान रखना, एक तो संविधान, गौर करके ध्यान रखना, तथा विधि, संविधान तथा विधि की क्या करेगा, सेवा और रक्षा, इन दो की लेगा। सॉरी, संविधान तथा विधि की तो सेवा, सेवा नहीं, रक्षा, रक्षा रक्षा। संविधान तथा विधि की तो मैं क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। क्या करूंगा, संविधान तथा विधि की तो मैं क्या करूंगा मित्र, रक्षा करूंगा। और जनता का क्या करूंगा, सेवा तथा कल्याण करूंगा। दो शपथ दी जाती है। क्या, मैं संविधान तथा विधि, संविधान तथा नहीं, और लगाओ, तथा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हिंदी का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, लॉ की लैंग्वेज है, तथा से तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। संविधान और विधि की क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। अब ध्यान रखो वो बोलता क्या है, अब रक्षा में भी तीन चीज रक्षण आती है, देखो। जो अपने संविधान में तीन बातें कौन कौन सी रक्षा की बता रखी हैं, एक तो परिरक्षण, एक संरक्षण। रक्षा की बात आ रही है, ध्यान रखना। परिरक्षण, संरक्षण और किसी दूसरों से रक्षा, प्रतिरक्षण करूंगा। प्रतिरक्षण करूंगा। क्या क्या करूंगा, परिरक्षण करूंगा, संरक्षण करूंगा और क्या करूंगा, प्रतिरक्षण करूंगा। तो शपथ ली जाती है, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। दूसरी बोली जाती है जनता, जनता की क्या करूंगा, सेवा। अब यहां भी तथा नहीं आना चाहिए, यहाँ पे और आना चाहिए, है ना। सेवा और कल्याण, सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। क्या, सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। तो क्या शपथ लेते हैं वो, संविधान और विधि का परिरक्षण करूंगा, संरक्षण करूंगा, प्रतिरक्षण करूंगा, जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। एग्जामिनर पूछ सकता है, राजस्थान का जो भैया पॉलिटी का पेपर का जो मॉडिफिकेशन करता है, मतलब मॉडराइजेशन कर, मतलब पेपर बनाता है, वो इस प्रकार के बड़े प्यारे प्रश्न देता है मेरे मित्र। तो दो चीजों की, रक्षा और सेवा। रक्षा किसकी करेगा, संविधान और विधि की, और सेवा और कल्याण किसकी, जनता की। क्लियर है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न, शपथ, मैंने आपसे वेतन की बात करी थी कि राज्यपाल का वेतन कहां पर लिखा हुआ है, तो आपने मुझे बताया था राज्यपाल का वेतन अनुसूची 2 में लिखा हुआ है। क्लियर, आपने बताया था, ठीक है। इसी तरीके से जो अपनी ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज हैं, ये जो शपथ लेते हैं ना मित्र, इनको भी संविधान की अनुसूची में बता रखा है कि आपकी जो संविधान की शपथ लेनी है वो इसी प्रकार से लेनी है।
यदि आपने गलत तरीके से शपथ ले ली तो आपको पद से हटाया जा सकता है, यहां तक है भैया, क्लियर है। राज्यपाल में लेकिन मेरे मित्र विशेष रूप से ध्यान रखना कि राज्यपाल की जो शपथ का ड्राफ्ट है, जो प्रारूप है, वैसे अपनी जितने भी डिग्नेटरीज हैं उनकी शपथ का प्रारूप किस में है, अनुसूची 3 में है। वेतन के बारे में अनुसूची 2 में है, लेकिन शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में राज्यपाल के बारे में नहीं दे रखा, ध्यान रखना। शपथ का प्रारूप किसकी, राज्यपाल का, शेड्यूल 3 में नहीं दे रखा। फिर कहां दे रखा है, अनुच्छेद 159 में ही दे रखा है। हमारे आरएस में प्रश्न आया था, जब मैंने पहली बार आरएस 2013 में दिया था, फिर शायद कैंसल पेपर हो गया था, उसके बाद में आया था ये। और ये जो मैं अपनी ऑर्गेनाइजर पुस्तक है, ये मैंने उस समय 2013 में बना ली थी, वो मेरे तैयारी के क्रम में ही बना ली थी मैंने। उसमें मैंने जब ये पढ़ा था तो वहीं से मैंने उस समय ध्यान कर लिया था ये क्वेश्चन, और सीधे आ गया था ये। क्या आर्टिकल 159 में है, आर्टिकल 159 में। मेरे मित्र तुम सबसे मेरा एक आग्रह है, ये जो अपनी ऑर्गेनाइजर पुस्तक है ये मंगा लो, तुम्हारे काम आएगी, मैं कह रहा हूं आपसे। उसमें जो विभाजन है बड़ा ही साइंटिफिकली है, और हमें ये लाभ हो जाएगा भैया, अपन ने जो किताब निकाली है वो सब तक पहुंच जाएगी, आपके घर में रहेगी। तो वो होता है ना एक क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक संबंध, वो फ्रिक्वेंसी मैच होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारे विद्यार्थी के पास हमारी पुस्तक उसके घर में रखी है, हाँ, जैसे रामायण हमारे यहाँ पर रखी रहती है तो राम से हमारा संबंध जुड़ा रहता है, ऐसी हमारी पुस्तक आपके घर में रहेगी तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस आपका हमसे संबंध जुड़ा रहता है। तो मन में अभिलाषा रहती है कि पुस्तक पे अपने काम भी बहुत अच्छा किया है, और राजस्थान में वो ऑर्गेनाइजर पुस्तक सबसे पहले निकालने वाले भी अपन हैं। पहले प्रथम रैंक से निकालते थे, फिर उसकी कॉपी करके बाकी सबने निकालनी स्टार्ट करी थी, फिर अब तो सबने निकाली। और स्टार्टिंग में अभी जब बाजार में हमने किताब आई थी तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी आरएस की कोचिंग है उसने भी फिर देख के अपनी पुस्तक में तुरंत तुरंत चेंज करवाया। लेकिन अपनी किताब में 1998 के पेपर भी सम्मिलित हैं, 2013 का जो कैंसल्ड पेपर है वह भी सम्मिलित है, और उसका अपने साइंटिफिकली विभाजन भी कर रखा है। तो भैया वो मंगा लेनी चाहिए। कैसे मंगाओगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज कर देना 8852000585, नीचे स्क्रॉल आ रहा होगा उसमें कर लेना। क्लियर, जनता की सेवा और कल्याण करूंगा, ये 159 है। क्लियर है, शपथ हो गई, आगे बढ़े। अच्छा, शपथ में एक और बड़ा प्यारा प्रश्न है, हाँ, जैसे राजस्थान और गुजरात की मैंने आपसे बात करी, क्या राजस्थान और, एक मिनट मेरे मित्र, हाँ, जैसे मैंने राजस्थान और गुजरात की मैंने बात करी, मेरे पास पहले राजस्थान का प्रभार था, मुझे अतिरिक्त प्रभार मिला गुजरात का। तो जब मुझे अतिरिक्त प्रभार मिला तो क्या गुजरात की भी मुझे एज ए राज्यपाल के रूप में शपथ लेनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल, वापस शपथ लेनी पड़ेगी, उस राज्य के लिए मुझे वापस वहां पर शपथ लेनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ये किसी अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार देने पर वापस शपथ लेनी होती है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, शपथ देख लिया मित्र अपन ने, आगे बढ़े। 160 आकस्मिकताएं, कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आकस्मिकता, कंटीजेंसी जिसको आप कहते हो, आकस्मिकता। आकस्मिकता क्या हो सकती है, एकदम से क्या कंटीजेंसी, एकदम से क्या समस्या हो सकती है? राज्यपाल अगर पद पर नहीं रहे, सबसे बड़ी आकस्मिकता तो यही है भैया, कौन दायित्व संभालेगा? तो 160 में बता दिया कि भैया अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, पद रिक्त की स्थिति हो, तो राज्यपाल का दायित्व कौन निभाएगा? कौन है साहब ऊपर बैठा हुआ? राज्यपाल महोदय, सॉरी राष्ट्रपति महोदय, वो तय कर देंगे। पद रिक्त है, राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, तय करेगा। सामान्यतः ऐसी स्थिति में उस राज्य का हाई कोर्ट का जो चीफ जज, मुख्य न्यायाधीश होता है, वो करता है। सामान्यतः वर्ड लिखा है मैंने,
क्योंकि राष्ट्रपति किसी को भी बना सकता है, लेकिन वही कन्वेंशन वाली बात हो जाती है। सामान्यतः हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, अगर ये भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, अगर ये भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश इस पद का इसमें भी ध्यान रखना, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसके बाद आएगा कार्यवाहक, और अगर कार्यवाहक भी नहीं है तो फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये ध्यान रखना। यदि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है और आपने कोई कार्यवाहक चीफ जस्टिस वहां पर अभी नियुक्त है, या अगर कार्यवाहक भी नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वह क्या करेगा, एज ए राज्यपाल का दायित्व का निर्वहन करेगा। क्लियर है? एक और बात, सर हमने तो कई बार देखा है जैसे अतिरिक्त प्रभार था तो पड़ोसी राज्य का राज्यपाल भी ऐसी स्थिति में दायित्व निर्वहन कर लेता है। बिल्कुल, एक कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन क्या है, पड़ोसी राज्य का राज्यपाल भी ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा, ये प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे। स्पष्ट है? कौन डिसाइड करेगा मेरे मित्र? प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे। कौन करेगा मेरे मित्र? प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे। आकस्मिकता हो गई 160, गीतक कोडपी, क्लियर। अब लास्ट क्या आ गया, 161 क्षमा। एक सौ इकसठ क्या आ गया मेरे मित्र? क्षमा आ गया। क्या आ गया? क्षमा। राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास ताकत होती है साहब बचा लो मृत्युदंड मिलने वाला है, ऐसे राष्ट्रपति राज्यपाल के पास भी कुछ क्षमा की ताकत होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जिन विषयों पर है, हाँ, उन्हीं विषयों से संबंधित अपराध यदि आपने किया है तो आपको क्या कर सकते हैं, व्यक्ति को क्षमा की ये जो ताकत है 161 की राज्यपाल की, ये प्राप्त हो सकती है। ठीक है ना? कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे विषय जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जिनका है, उन विषयों के संबंध में किसी विधि के विरुद्ध आपने अपराध किया है और आपको सिद्ध दोष ठहराया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को दंड से क्या क्या दे सकते हैं, वो ताकत 161 में बता रखी है जो राज्यपाल के पास है। क्या क्या ताकत है? पहली चीज, आप आगे मन बढ़िया था, आपने क्या कर दिया भाई, जा माफ कर दिया, जाओ छोड़ दो इसको, क्षमा कर दिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पार्डन। क्या कर दिया मेरे मित्र? क्षमा कर दिया। विलंबन, प्रविलंबन, लेट कर देना, विलंब कर देना, प्रविलंबन। प्रविलंबन क्या होता है? रिप्राइव होता है, हाँ, रिप्लाई होता है। रिप्राइव। वैसे मेरे मित्र ये न्यायपालिका से स्वतंत्र कार्यपालिका की शक्ति है, एक विशेष रूप से ध्यान रखना। प्रविलंबन, क्या? प्रविलंबन। तीसरा हो गया विराम। क्या कर दिया? विराम कर दिया। ये स्पेशल केसेस में होता है, जैसे कि भैया कि आ, आपको क्या है, कोई स्पेशल ऐसा केस है कि अभी कुछ समय के लिए भैया रोक दो इसको, है ना, कि अभी बाद में तय करेंगे, तो ये क्या है, स्पेशल केसेस में दिया जाता है विराम, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में रिस्पाइट। ये कीवर्ड है इसका, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस ध्यान रखना। अच्छा, और क्या है विराम के अलावा? क्षमा, प्रविलंबन, विराम, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रीमिशन। एक होता है रीमिशन, परिहार।
एक क्या हो रहा होता है मेरे मित्र, रीमिशन। रीमिशन मतलब कि 2 साल की सजा थी अब 1 साल की कर दी। क्या कर दी? 1 साल की कर दी। ये आपका परिहार होता है। परिहार को क्या बोलते हैं? परिहार अथवा दंड आदेश का निलंबन, कि 2 साल मिली थी 1 साल कर दी। एक होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन होता है प्रकृति बदलना, इसको बोलते हैं लघुकरण। इसका कीवर्ड क्या है? प्रकृति बदलना। क्या है मेरे मित्र? प्रकृति बदलना। जैसे कि मुझे कठोर दंड दिया गया था पहले, अब कठोर दंड हटा के सामान्य दंड कर दिया। कठोर में भैया चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, अब बोल दिया ठीक है इसको थोड़ा हल्का काम देना। ठीक है, कठोर दंड से सामान्य दंड के श्रेणी में डाल देना, ये आपका क्या कहलाता है? लघुकरण कहलाता है। तो ये क्षमा करने की ताकत है। क्षमा, प्रविलंबम, विराम, परिहार, लघुकरण। चिंता मत होना, राज्यपाल की शक्तियों में जब मैं क्षमादान की शक्तियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा तो आपको राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, मार्शल लॉ है, मृत्युदंड है, वहां मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। तो अभी टेंशन मत लेना कि साहब वो मृत्युदंड वाले के बारे में आपने बताया नहीं। जहाँ उपयुक्त जगह होगी वहीं पर मैं आपको बताऊंगा, आप परेशान ना होना। चलो, अब कौन सा बच गया? 162। राज्य की कार्यपालिका का विस्तार 162 क्या कहता है? ये इतनी सी सिंपल बात का ध्यान रखना कि संविधान ने प्रोविजन कर रखा है कि राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार उन विषयों पर ही हो सकता है जो स्टेट सब्जेक्ट्स होती हैं, जिन पर राज्य को कानून बनाने की ताकत होती है। इसको सिंपल भाषा में यूँ समझो कि जो राज्य का विधानमंडल है, जिन विषयों पर वो विधि बना सकता है, उन्हीं विषयों पर राज्य को कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करने की ताकत होती है। ठीक है, एक और बात, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पे संसद भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। उस कंडीशन में क्या होगा? यदि ऐसे विषय जिसपे संसद भी कानून बना सकती है और राज्य का विधानमंडल भी कानून बना सकता है, मतलब सविस्तारी कॉन्करेंट सब्जेक्ट हैं, तो ध्यान रखना कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका शक्ति संसद की शक्ति के अधीन होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति संसद की शक्ति के अधीन होगी। तो 2-3 बातें हमें ध्यान में आ गई कि साहब राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहीं हो सकता है जहां पर स्टेट जिन सब विषयों पर कानून बना सकती है। ऐसे विषय जैसे विदेश संबंध है, क्या उस पर आप अपना कोई कानून बना सकते हो? क्या नहीं बना सकता राज्य। ठीक है, हम उन्हीं विषयों पर कानून बना सकते हैं जो राज्य के सब्जेक्ट हैं, राज्य को जो विषय दिए हैं कि साहब ये विषयों पर आप कानून बना सकते हो, वहां तक तो हमारा कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो स्टेट के पास भी होते हैं और सेंट्रल के पास भी होते हैं, संसद के पास भी होते हैं और राज्य विधानमंडल के पास भी होते हैं। यदि ऐसे विषयों पर कानून बनाने की कोई बात आ गई तो किसका कानून प्रिवेल करेगा? संसद का कानून ज्यादा प्रिवेल करेगा। क्लियर? मतलब राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है वह संसद की शक्ति के अधीन होगी, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? अब इसी में अपन एक और पार्ट लेके चलेंगे। अभी तक हमने जो आर्टिकल थे वो देख लिए, जो रिलेटेड टू किससे थे? गवर्नर से। आगे मित्र हम देखेंगे राज्यपाल की शक्तियां, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और संविधान क्षमा वाली दान की शक्तियां भी हम देखेंगे। क्लियर है? तो ऐसी 4 शक्तियों के बारे में देखेंगे। अर्थव्यवस्था रिलेटेड भी शक्तियों के देखेंगे। ये मेंस में क्वेश्चन भी आता है कि कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताइए, विधायी शक्तियों के बारे में बताइए, क्षमादान शक्तियों के बारे में बताइए। इन सभी शक्तियों के बारे में अभी हम क्या करेंगे मित्र? इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें चर्चा करेंगे। क्लियर है मेरे मित्रों? और भैया अपने मित्रों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्या कहते हैं, लाइक करो। मेरा ऐसा एज ए शिक्षक के नाते कहने का कभी मन तो करता नहीं है, मुझे लगता है कि आप अपना बेस्ट दिए जाओ, अपने आप फिर सब बालक को ठीक लगता रहता है और वो आपसे जुड़ते रहते हैं। और जैसे कहते हैं ना भैया खुराक मिलती है, तो एज ए शिक्षक के नाते मैं जब आपको ऐसी बातें बताता हूँ जो हमें मालूम नहीं थी
ये हमें जहाँ पर दुख दिया था तैयारी में, तो मेरे को क्या बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो इस निमित्त भैया जितनी अपनी संख्या अपनी बढ़ेगी तो अपना इस फील्ड में मनोभाव, मोटिवेशन और भी कई चीज़ें हम स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे। चलिए मित्र, सबको बहुत बहुत आपके आने वाले परीक्षा की जो आज हमने पढ़ाया है, प्रभु इसमें आपको डेफिनेटली आपको बहुत मदद करेगा। इसी आशा के साथ सबको राम राम, मौज के जाओ, आनंद करो भाइयों।